हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और हम बात कर रहे थे इसके बारे में, हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था। कौन सा फॉर्मूला? हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करा था, दैट F इज बेसिकली इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू m1 m2 by r square, where capital G is basically the universal gravitational constant, m1 and m2 are the masses of body 1 and body 2 respectively, and r is the distance between the center of the bodies. अब चलो, अब मैंने क्या बोला? देखो, मैंने ये आपको ये बोला था कि मान लो ये एक पेन है एंड ये एक पेन है, ये दोनों हम बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर यार ये कहां अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सो इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देने वाला हूं आज, ओके, कि ये दोनों अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, पर कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको आज। सो गाइस, अगर हम देखें, ठीक है, ये पेन आप कितना मास मान सकते हो? चलो हायर साइड पे लेते हैं हम। सो इन दोनों पेन्स का मास हम मान लेते हैं कितना? 1 kgs, ओके, 1 kgs। सो 1 किलो का पेन है, बट इतना हेवी नहीं, ओके। सो मैंने अभी ऐसे ही 1 kgs मान लिया। एंड मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप मान सकते हो क्या? कितना? 10 सेंटीमीटर मान लो, या चलो 1 मीटर मान लो, ओके। 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो गाइस, अगर हम देखें, हम क्या लेके चल रहे हैं? हम m1 की मास ऑफ बॉडी 1, मतलब कि पेन 1 का मास हम लेके चल रहे हैं 1 kg। सेकंड वाली बॉडी का मास आप ले लो, और भी ज्यादा ले लो भले, या और कम ले लो। चलो m2 को हम मान लेते कितना? 0.5 kg, ठीक है। सो एक बॉडी का मास आ रहा है 1 kg, एक बॉडी का मास आ रहा है 0.5 kg। और क्या देख रखा है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस जो आ रहा है आपके पास, वो आप मान सकते हो 1 मीटर का, ओके। सो चलो इन वैल्यूज को हम रख के देखते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इस वैल्यू को हम रख के देखते हैं एक इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। सो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट अप करके देखते हैं, सो क्या आ रहा है हमारे पास? देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ m1 m2 कितना है? m1 आ रहा है हमारे पास 1, m2 आ रहा है हमारे पास 0.5। सो चलो ये वाली वैल्यूज को रख दिया मैंने इधर। एंड साथ ही साथ अगर हम डिनोमिनेटर साइड पे जाए, तो ये क्या है? r स्क्वायर कितना हो रहा है हमारे पास? 1, इट इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? ये वैल्यू कुछ भी आएगी, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू समथिंग इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इस टाइप की वैल्यू आ रही है। अब आप ही सोचो, अगर हम समथिंग इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का फोर्स देखें, ओके, अगर हम ये वाला फोर्स देखें, तो यार ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ओके। ये जो फोर्स है बहुत ही छोटा फोर्स है। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं? हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये दो बॉडीज जो है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करना चाह रही है, ओके। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही है, बट क्या दिक्कत आ रही है? इन दोनों बॉडीज के बीच में ये दिक्कत आ रही है कि ये दोनों जो बॉडीज फोर्स लगा रही है वो बहुत ही छोटा है, ओके। तो ये इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एंड उसका आंसर लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर्ली बन जाए, ओके। सो मैं लिख रहा हूं, इफ ऑल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, वाई कांट वी फील? ओके, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही तो हम फील क्यों नहीं कर पा रहे? सो वाई कांट वी फील? हम फील क्यों नहीं कर पाते? सो इसका आंसर आपको पता है क्या है आंसर इसका? बिकॉज फील। सो इसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंपली दैट बिकॉज द फोर्स इज वेरी लेस, बिकॉज सिंपल सा एग्जाम था, आपको समझ में आ गया कि ये दो बॉडीज तो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, बट दिक्कत क्या आ रही है? ये दोनों जो फोर्स लगा रही है वो बहुत ही कम हो रहा है। ये हमने कैलकुलेशन से देख लिया कि फोर्स जो लग रहा है वो बहुत ही कम ले रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखने को कहां मिलता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर कैन वी ऑब्जर्व द फोर्स? सो वेयर कैन वी ऑब्जर्व द फोर्स? चलो, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? हमने ये दिखाते कि अगर हमारे मासेस बढ़ते, ठीक है, अगर दो बॉडीज हमारे पास, और अगर हम उनके मासेस बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? इनके मासेस बढ़ने पे हमारे जो फोर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ओके। इनके अगर मासेस बढ़ जाते हैं तो हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, क्या
दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है तो भी हमारा फोर्स बढ़ जाएगा, या फिर अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जब हमारा फोर्स लगेगा किसी बॉडी के ऊपर। ओके, हमें ऐसी चीज चाहिए जब हमारा फोर्स बढ़ जाएगा किसी बॉडी के ऊपर। सो इसके बहुत सारे केसेस है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ओके, सो एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द केसेस, हम क्या देख सकते हैं, देखो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सूरज देवता है। सो मान लो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द सन, ठीक है, ये सन है। एंड जो हमारा अर्थ है, ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास अर्थ आ रहा है। अर्थ क्या करता है, अर्थ की ऑर्बिट में घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। क्यों लगाते रहता है, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल पुल बाय दिस अर्थ। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आ रहा है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल, मतलब कि क्या, सन जो है वो अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सन जो है वो सन और अर्थ इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण अर्थ जो है वो सन की ऑर्बिट के अंदर घूमते रहता है। सिमिलरली दूसरे प्लैनेट्स के बीच में भी होता है। ठीक है, तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करते रहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें कि अब मान लो ये जो है ये अर्थ है। ओके, सो सपोज दिस इज द अर्थ एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है मून। ठीक है, सो मून के अबाउट भी क्या होता है, मून भी जो है ना वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर देता है। ठीक है, तभी तो सुबह को दिन होता है एंड रात को शाम होता है ना ऐसा। सो मून भी अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करते रहता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन ये क्या लगा है, इन दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल। वंस अगेन द सेम थिंग, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है। सारे के सारे प्लैनेट्स जो कुछ भी है उन सारे प्लैनेट्स के अंदर ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है। ओके, सो ग्रेविटेशनल पुल के हमने एग्जांपल्स देखे कि कहां पे लगता है ये। बट अगर हम बात करें अर्थ के बारे में, ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझो आप लोग। सो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो, सो एक चीज देखो आप, हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली लिखते हैं दैट F इज बेसिकली इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर, लिखते ना ये हम। अब देखो, अब मास ऑफ द अर्थ, अगर हम M1 को ले लें मास ऑफ अर्थ, okay, so if m1 is basically the mass of earth and r क्या है हमारे पास, r आ रहा है हमारे पास mean radius। okay, so r is basically the mean distance। अब एक चीज सोचो, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। पर अर्थ जो है वो तो बहुत ही बड़ा है भैया। अगर अर्थ के साथ अगर मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूं, मैं बेसिकली हमारा जो मेरा जो फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, अर्थ और मेरे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। सो क्या होगा इधर देखो, अब r जो होता है ना वो मेन डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि अगर आप देखो हमारा अर्थ तो है इतना बड़ा, ओके, मान लो अभी, और हम कितने बड़े, हम इतने बड़े। ठीक है, हमारा अर्थ तो है इतना बड़ा बट हम कितने बड़े, हम इतने बड़े। सो यार एक चीज समझो आप, अगर आप मान लो 10 बिलियन रुपीज में 1 रुपी ऐड करते हो, ठीक है, अगर आप 10 बिलियन रुपीज में 1 रुपी ऐड करते हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, बताओ? फर्क, हाँ फर्क पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ 10 बिलियन 1 रुपी हो जाएगा वो। बट अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 बिलियन में एक आध रुपए घट घुटा जाए कोई मतलब नहीं है, एक आध क्या 1000-2000 रुपए भी घट जाए कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ओके, सो ये वही चीज है, 10 बिलियन में आप 1 रुपए को ऐड कर रहे हो। ठीक है, सो सेंटर के बीच का डिस्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो एक काम करते हैं, अब अर्थ जो रहता है ना उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है सेंटर से। ओके, अर्थ जो है उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है सेंटर से, इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मीन डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। ओके, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर दैट डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, आपने मान लो इस टाइप से लिख लिया इसको। ओके, चलो हमने मान लिया कि डिस्टेंस फिक्स नहीं है, डिस्टेंस क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है नहीं, हमने ये देखा है दैट, सो डिस्टेंस इज नॉट एट ऑल फिक्स। सो हम क्या लेके चल रहे हैं, अगर हम r को ये वाली क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस r, दिस इज मास ऑफ द अर्थ। ओके, अगर हम इस टाइप से लेके चल रहे हैं तो यार एक चीज देखो, अगर हम g को देखें, g एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम मास ऑफ द अर्थ को देखें लगभग कांस्टेंट ही है, सो मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट आ जाएगा। r क्या लिया है, r तो हमने मीन वैल्यू लेकर की, ठीक है, r क्या लेकर के हमने r एक मीन वैल्यू लेकर के। सो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है, ये क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास,
ये कांस्टेंट ही आएगी। ओके, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को एक से रिप्लेस करना चाहे, ठीक है, अगर हम इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को सिर्फ एक क्वांटिटी से रिप्लेस करना चाहे, हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं दैट f इज बेसिकली इक्वल टू कितना, f आ जाएगा आपके पास m इंटू जी, m2 इंटू जी इस टाइप से, या फिर mg लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू mg। अब एक और चीज देखो, क्या है, हमने ये फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा है दैट f इज इक्वल टू m होता है, ठीक है, हमने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा है दैट f इज इक्वल टू m। ओके, इस टाइप से पढ़ा है। यहाँ पे हम g को क्या लेके चल रहे हैं, g इज बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है, f इज इक्वल टू m होता है। अब क्या इस a को हम रिप्लेस कर देंगे तो g मिल जाएगा हमें, बिल्कुल। a क्या होता है हमारे पास, a इज द एक्सीलरेशन। ओके, a क्या होता है हमारे पास, a इज द एक्सीलरेशन। तो यहां से हमारे पास g क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते चलो, g इज बेसिकली द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज को आपको नोट करना है दैट g इज बेसिकली द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टाइप का जगह आपके पास। ओके, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि g भी एक एक्सीलरेशन है, सो हम g को भी एक्सीलरेशन नोट डाउन कर सकते हैं। यार अब एक और चीज बताओ, देखो हमने क्या लिखा है कि g बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं। ओके, सो हम बहुत सारे केसेस देखेंगे इसके साथ साथ। सो आई थिंक इस लेक्चर को मुझे यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स वेरियस केसेस जो हम देख सकते हैं अगर हम किसी की वैल्यू को इंटरचेंज करें या किसी की वैल्यू को कम ज्यादा करें तो क्या क्या केसेस अगर होते हैं, हम अगले वीडियो में वो चीज देख लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।